हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और अगर मैं सबको जैसे ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, यू कैन डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और आज के इस सेशन में हम क्या डील करने वाले हैं आप सभी को पता है कि जो मटेरियल साइंस है इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 1 और 2 लेक्चर्स, जिसमें हमारा मेनली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बाकी है। लेकिन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड iron carbon diagram and we can say time temperature transformation diagram, TTT diagram और iron carbon diagram को आपको अच्छे से समझना होगा। हालांकि ये चीज आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट जब आप आयरन कार्बन डायग्राम या फिर कूलिंग बिहेवियर आयरन का जब आप समझेंगे देन यू विल गेट टू नो कि किस किस टेम्परेचर पर किस किस टाइप की जो आपको स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलती है। और जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो मेनली हम आयरन का यूज करते हैं टू ट्रीट द आयरन बाय हीट, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको मिलती है। उसमें भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के नाम होते हैं, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, फेराइट, पियरलाइट। तो उन सभी नाम को अगर हम पहले से आयरन कार्बन डायग्राम अच्छे से देख लें तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, मतलब ये नाम नए नहीं है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको चीजें समझाने लगूंगा, आपको मैं कहूंगा गामा ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनाइट स्टील है, तो आपको समझ नहीं आएगी चीजें। इसीलिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझने के लिए आपको आयरन कार्बन डायग्राम जो है और जो हम कह सकते हैं कि कूलिंग बिहेवियर है प्योर आयरन का, ये आपको अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा। दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस सेशन को देखने के बाद आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। और इस सेशन को देखने के बाद अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाएगा सो दैट आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे। तो सबसे पहले मैं आपको सारे फेज डायग्राम्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें डील करने वाला हूँ। पहला तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी कूलिंग होती है तो कूलिंग होगी तो उस केस में आपको किस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे किस टेम्परेचर पर, और उसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम को याद कैसे करना है। समझ तो जाएंगे, बट मेन मुद्दा तो ये है ना कि आयरन कार्बन डायग्राम में जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उनको याद कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम डील करते हैं कूलिंग बिहेवियर ऑफ प्योर आयरन की। जो प्योर आयरन होता है उसका कूलिंग बिहेवियर कैसा होता है और किस किस टेम्परेचर पर हमें किस किस कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है। डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन इस डायग्राम से भी आपके बनते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द कूलिंग बिहेवियर ऑफ प्योर आयरन। प्योर आयरन का कूलिंग बिहेवियर क्या होता है? कूलिंग बिहेवियर ऑफ प्योर आयरन। ठीक है, तो सभी लोगों ने टीएस डायग्राम देखा होगा आई होप, थर्मोडायनेमिक्स में। तो हम वहां पे देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किसी मटेरियल का टेम्परेचर जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो गर्म करने से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन पॉइंट, जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हमारी जो आइस है इट विल बी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द वाटर। वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसका पूरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जो भी प्योर चीजें होती है ना, उनका जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो भी प्योर आयरन हो गए, प्योर आपका जो मेटल हो गया, उसमें देखेंगे कि आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही आपका जो मटेरियल है उसका फेज चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जाता है और लिक्विड से सॉलिड में भी कांस्टेंट टेम्परेचर में जाएगा। लिक्विड से आपका जब वेपर बनेगा तो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनेगा और जब वेपर से लिक्विड पे जाएगा तो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जाएगा। तो फॉर प्योर आयरन व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्योर है तो उसका जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा इट विल बी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ आयरन प्योर अवस्था में हम यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों यूज नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आयरन में डक्टिलिटी नहीं होती है। प्योर आयरन अगर हम 100% आयरन की बात करें, रोट आयरन की, पिग आयरन की अगर हम बात करें, उनको हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कार्बन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता, सॉरी, आयरन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है कार्बन, जिसको हम आयरन में मिक्स करके उसको यूज में लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, मतलब उसका इंग्रेडिएंट है।
क्या है उसका इंग्रेडिएंट है। देन व्हाट विल हैपन, तो हम क्या करेंगे, आयरन में कार्बन मिक्स करके उसमें कुछ जो हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए उसको प्राप्त करके हम उसको यूज में ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर प्योर आयरन के कूलिंग बिहेवियर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, दैट विल बी आल्सो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। टाइम के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और फेज उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, हालांकि बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी कोई चीज प्योर होती है तो उसका जो फेज चेंज होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है आपका। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर दो एक्सिस ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एक्सिस मैंने y ले ली है और एक एक्सिस मैंने x ले ली है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर्स है आपको देखने को मिलेगी। y एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को शो कर रहा हूँ, और जो मेरा x एक्सिस है यहाँ पर मैं टाइम को शो कर रहा हूँ। इसको शो कर रहा हूँ, टाइम को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिफरेंट टेम्परेचर्स की पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अलग अलग टेम्परेचर्स की लाइन इंडिकेट कर देता हूँ। सबसे पहला जो टेम्परेचर का जो लाइन है वो है 768 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जहां पर आपका मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद 910 डिग्री सेल्सियस पर एक लाइन आएगी, 768 के बाद 910, 910 के बाद 1400 आएगी, और 1400 1400 के बाद आएगी 1538 पर आएगी। दैट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द आयरन। वो आयरन का क्या होने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आपका होने वाला है। ठीक है, क्या ये चीज सबको समझ में आई? इतनी सी छोटी सी चीज थी। चलिए, तो चार लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कौन कौन सी लाइन है, देखिए ये तो है आपकी 768 डिग्री सेल्सियस की, ये है 910 डिग्री सेल्सियस की, प्योर आयरन की बात कर रहा हूँ। ये हमारी 1400 डिग्री सेल्सियस की, और ये हमारी 1538 डिग्री सेल्सियस की। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये क्या है, 1538 डिग्री सेल्सियस है हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर आयरन। दिस इज अवर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर आयरन। ओके, नाउ इसका जो डायग्राम होगा वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर तो ऊपर 1538 के ऊपर तो पूरा 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 लिक्विड स्टेट में, जब मैं इसको ठंडा करूंगा तो ये भैया टेम्परेचर इसका कम होगा, और फिर देन यहाँ पर एक फेज चेंज हो रहा है, फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, और फिर फेज चेंज हो रहा है, फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर फेज चेंज हो रहा है, लाइक दिस। फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, फिर ऐसे ये सीढ़ीदार डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सीढ़ी नुमा स्टेयर्स जैसा आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड। कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ जी, चलो यहाँ पर जो स्टेट होगी दैट विल बी द लिक्विड स्टेट। एल जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसका मतलब है आपका लिक्विड स्टेट, एल जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसका मतलब है आपका लिक्विड स्टेट, और ये है आपकी एक तरीके की सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। कैसी लाइन? सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन का मतलब क्या होता है, कोई समझा सकता है? सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका आयरन कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। At constant temperature, liquid iron, pure liquid iron will be converted into what? Solid. Solid में convert हो जाएगा। 1538 के ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट में है, 1538 के नीचे पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में।
कंप्लीटली इन सॉलिड स्टेट। 1538 से 1400 के बीच में, 1400 से 910 के बीच में, 910 से आपका 768 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग आपको जो डिफरेंट फेज है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड बिफोर गोइंग इनटू दैट मैं इस लाइन को थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ। अब कौन कौन से फेज देखने को मिलेंगे उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे नीचे 768 डिग्री सेल्सियस से नीचे, इसके नीचे का जो आयरन होता है सॉलिड आयरन, उसको हम बोलते हैं अल्फा आयरन। क्या बोलते हैं? अल्फा आयरन। अल्फा फेराइट होता है, अल्फा आयरन होता है। और ये अल्फा आयरन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक। या अभी इस सेशन में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। बॉडी सेंटर क्यूबिक, यू नो कि जो आपके एटम्स होंगे वो बॉडी के पूरे सेंटर पर होंगे, यूनिट सेल के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे। और जिसका जो एवरेज एटॉमिक नंबर होता है इट विल बी इक्वल टू 2। इसके इक्वल होता है 2। चारों कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, एक बॉडी के सेंटर भी होगा। ये जो अल्फा आयरन होता है जिसका टेम्परेचर 768 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, दिस अल्फा आयरन इज मैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होता है? ये मैग्नेटिक इन नेचर होता है, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। अगर इसके पास आप मैग्नेट लेके आओगे तो दैट मैग्नेट विल अट्रैक्ट द आयरन। वैसे पता है आपको, लोहे से मैग्नेट चिपक जाती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, रूम टेम्परेचर पर होता है, तो डेफिनेटली 768 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो आपका मैग्नेटिक इन नेचर होगा। कैसा होगा? मैग्नेटिक इन नेचर। इसके ऊपर भी जो आयरन होता है ना भाई, वो अल्फा आयरन ही होता है। लेकिन 768 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने से क्या होता है भैया, ये नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। बाकी चीजें तो सेम होगी, मैग्नेटिक होगा, बीसीसी होगा जिसका एवरेज एटम्स की संख्या 2 होगी, लेकिन ये यहाँ पर क्या होने वाला है, ये नॉन मैग्नेटिक होने वाला है। मतलब 768 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर रहा है। इसीलिए 768 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि इस 768 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है आयरन की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसीलिए इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मैडम क्यूरी नाम आपने सुना होगा, तो वही मैडम क्यूरी के नाम पर ही ये रखा गया है, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये वाली जो टेम्परेचर की जो लाइन है 768 डिग्री सेल्सियस वाली, इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ये एक तरीके की मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसको और गर्म किया 910 डिग्री सेल्सियस से, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे देन क्या होगा, जब 910 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो ये जो अल्फा आयरन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द गामा आयरन। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही गामा आयरन में कन्वर्ट होगा इसकी जो स्ट्रक्चर है इट विल बी चेंज, बीसीसी से ही आपका एफसीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफसीसी हो जाएगा। और एफसीसी में जो एटॉमिक संख्या होती है, एवरेज एटॉमिक जो नंबर होता है, चारों कॉर्नर पर होंगे और 8 कॉर्नर पर होंगे 1, और बाकी 6 फेसेस पे होंगे, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक नंबर होगा आपके क्यूबिक सेल में, तो वो हो जाएगा हमारा 4। अब ये जो गामा आयरन होगा इट विल बी ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। अब बार बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, अब इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज होगी। ये भी आपका नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा। लेकिन 910 डिग्री सेल्सियस से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका जो अल्फा आयरन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गामा आयरन। यहाँ पर इसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इट विल बी चेंज। इसीलिए इस ये वाली जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। कौन सी लाइन? क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन।
ये वाली भी आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन ही है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा किस टेम्परेचर पर कौन कौन सा आयरन आपको मिलता है। गामा आयरन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका भाई डेल्टा आयरन में। अब एफसीसी से वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफसीसी से ये वापस आपका बीसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। बीसीसी जिसमें एवरेज एटॉमिक संख्या होती है 2, और ये भी कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। जिस तरीके से आप टीएस डायग्राम या फिर टीएच डायग्राम बनाते हैं वाटर का, ठीक उसी तरीके से ये आपका टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बनता है प्योर आयरन का। किसका, प्योर आयरन का। कौन कौन से टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है भैया, टेम्परेचर सारे इंपॉर्टेंट है, 768, 910, 1400 और 1538। अभी तो टेम्परेचर लाइन आई भी कहाँ है। ये सारे के सारे टेम्परेचर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखने हैं, ठीक है। 768 डिग्री सेल्सियस पर केवल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। बीसीसी का बीसीसी में रहता है और अल्फा आयरन रहता है। अल्फा के बाद बनेगा गामा, गामा के बाद बनेगा डेल्टा, तो डेल्टा के ऊपर होता है लिक्विड आयरन। तो जब अल्फा से गामा बनेगा, अल्फा बीसीसी होता है तो गामा आपका एफसीसी होता है, गामा एफसीसी होता है, और डेल्टा आपका क्या होता है, बीसीसी होता है। याद रखने का क्या तरीका, देखो मैंने तो ये तरीका बनाया था कि जो हमारा गामा आयरन होता है तो गामा को हम कैसे लिखते हैं, जी से। किससे लिखते हैं, जी से। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एफ होती है, तो इसको हमने ऐसे याद रख लिया था, जी एफ। गामा आयरन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एफसीसी होती है, इसलिए इसको हमने याद रख लिया था जी एफ करके। ए के बाद बी आता है तो हमने अल्फा बीटा ऐसे याद रख लिया था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो बीसीसी होगी। कुछ आपको ऐसे मेमोनिक्स बनाने पड़ेंगे जिनकी सहायता से आप इनको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये 2 मेमोनिक्स काफी है, मोर देन इनफ है टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। गामा जी से जीएफ एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, और अल्फा आयरन बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, डेल्टा आयरन बीसीसी स्ट्रक्चर। केवल गामा आयरन का एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, बाकी सबका बीसीसी होता है। ऐसे भी याद रखोगे तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कैन बी इजीली डन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो 1538 पर तो लिक्विड रहेगा, ऊपर उसके 1538 पर लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों मिलेगा, क्योंकि 1538 वाली जो लाइन है वो आपकी सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है। अगर आप ठंडा करोगे देन लिक्विड आयरन विल बी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू योर सॉलिड आयरन। समझ में आया, बोलो भाई। देन ये कुछ लाइंस है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, 768, 910, 1400, 1538। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा, बट आपको इसके जो नोट्स वगैरह है वो मिल जाएंगे। देख लो एक बार इसको आराम से, कोई भी दिक्कत आती है यू कैन लेट मी नो। अब इसके बाद मैं आपको आयरन कार्बाइड जो डायग्राम है, FeC जो डायग्राम है वो बनाना सिखाऊंगा। आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम, जिसे हम आयरन कार्बन डायग्राम भी कह देते हैं कभी कभी, और इसको हम आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब ही सेम है, दोनों का मतलब ही सेम है। तो टेम्परेचर याद हो गए सभी को, 768, 910, 1400, 1538 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली आयरन कार्बन डायग्राम में भी हमें कुछ टेम्परेचर्स को याद रखना पड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। अब कोई कुछ लिखना मत प्लीज, इसको समझ लीजिए। आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम, थ्योरी सब मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, समझ लीजिए। तो आयरन कार्बाइड डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, यदि आपको सारे टेम्परेचर्स मालूम हो। क्या मालूम हो, सारे टेम्परेचर्स आपको मालूम हो, तो आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम कुछ नहीं, आयरन कार्बन डायग्राम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वही जो टेम्परेचर हमने सीखे थे, 768, 910, 1400, 1538, ये लिख लेंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग टेम्परेचर है उनको मैं यहाँ पर शो
करें शो। चलिए, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। ये 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और उसके बाद अगर हम बात करें 727 के बाद आता है 768 डिग्री सेल्सियस। उसका कोई रोल नहीं होगा, हालांकि मैं बना देता हूँ छोटा सा, उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद आता है 910, जहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो अपने को लाइन बनानी पड़ेगी। 910 के बाद 1150 या फिर 1147 डिग्री सेल्सियस होता है, वो अपने को याद रखना पड़ेगा। फिर अपने को याद रखना पड़ेगा 1400 डिग्री सेल्सियस। फिर अपने को याद रखना पड़ेगा, ये तिरछा चला गया, 1492 डिग्री सेल्सियस 92, थोड़ा सा दूर बना रहा हूं। और फिर 1535 या फिर 1538 डिग्री सेल्सियस। इतनी ढेर सारी लाइंस आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन से टेम्परेचर है, सबसे पहले वो अपने शो करते हैं। पहले तो है 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है अपना 768 डिग्री सेल्सियस क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। ये है अपना 910 डिग्री सेल्सियस। ये अपना 1150 डिग्री सेल्सियस कह दो या फिर 47 डिग्री सेल्सियस कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ हटा देता हूँ, है ना, मैं डिग्री सेल्सियस हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वो तो है, ये डिग्री सेल्सियस में ही है, जो ये स्पेस लिमिटेड है और अपने को चीजें ज्यादा सीखनी। 727, 768, 910, 1147, 1400, 1490, 2 और ये 1538 डिग्री सेल्सियस। डन, ईच एंड एवरी टेम्परेचर। 768 तो सिर्फ मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है, इसमें कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है, तो वो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है साहब, ओके। चलिए, अब कुछ कार्बन परसेंटेज की जो पॉइंट्स होते हैं उनको मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर शो कर देता हूँ। एक तो होता है यहाँ पर 0.008, 0.008, तो ये है 0.008% कार्बन। कार्बन इज इन परसेंटेज, ठीक है, 0.008। एक कार्बन परसेंटेज यहां पर शो होगा 0.0 दो बार 08 हो गया ना, 0.02, इससे ज्यादा हो जाएगा। 0 पॉइंट दिख रहा है क्या, 025। एक यहां पर हम मार्क कर देंगे 0.8, नीचे करना चाहो नीचे कर लो, पर नीचे मार्क करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, नंबरिंग शो नहीं कर पाओगे आप। फिर एक आप यहाँ पर मार्क कर देंगे 2% कार्बन, 910 पर ही, 910 पर मत करो, 1150, 1147 यहाँ पर करो। ये 2% कार्बन है, और इसी लाइन पर ही 4.3% कार्बन आ जाएगा एक। और जो मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज है वो 6.67% कार्बन, ठीक है। तो यहां पर आपका परसेंटेज शो हो रहा है कार्बन इस एक्सिस। कैसा परसेंट, वेट ऑफ कार्बन इन परसेंटेज, वेट परसेंटेज है, ठीक है, वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन। डन डन डन, बाकी अब कुछ नहीं है। अब ऊपर 3 लाइनें बच रही है बस। देखो ये तो याद ही हो जाएगा, 0.008, 0.025, 0.8, ऊपर 2, 4.3, सिंपल सी चीज। डन। अब ऊपर एक चिड़िया बनानी है, उस चिड़िया का अपने को 3 जगह पॉइंट मार्क करने होते हैं। एक तो यहां मार्क करेंगे, एक यहां मार्क करेंगे और एक यहां मार्क करेंगे। 3 जगह हमको पॉइंट मार्क करने होते हैं।
ठीक है। हाँ ठीक है, तो इनके तीनों के बता देता हूं मैं। ये तो है अपना 0.1, या ड्रॉ करें फिर बनाएं? चलो पहले ड्रॉ करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं। ये जो डायग्राम बनेगा, पहले तो एक लाइन बनेगी ऐसे, ये लाइन नजर आ रही है, और फिर ये लाइन जाएगी 910 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर ये चिड़ी मार आएगा नीचे ऐसे, और ये चिड़ी चली जाएगी ऊपर, चली गई ऊपर। फिर एक चिड़ी आएगी यहां से नीचे, और फिर ये चिड़ी चली जाएगी ऊपर, है ना। आगे वाले को इसको हटा दो, फिर ये चिड़ी चली गई ऊपर। डन, समझ में आ रहा है? दो चिड़ी बना लोगे? मैं तो कह रहा हूं 3 चिड़ी बना लो। फिर एक उल्टी चिड़ी यहां से ऐसे आएगी और यहां पे जाएगी, उल्टी चिड़ी यहां पहुंची और यहां ऐसे नीचे जाएगी। फिर ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे। ये आयरन कार्बन डायग्राम आपका बना। क्या 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 होता है वो देखेंगे अभी, डोंट वरी। कौन सी चीज क्या होती है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 2% था, और ये हमारा 0.1%। नजर आ रहा होगा। और ये है हमारा 0.18%, और ये है हमारा 0.55%। ठीक है, चलिए। अब कोई डाउट है कहीं भी किसी पॉइंट पर, देन यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। सारा खेल इसी डायग्राम का ही, और इसी से संबंधित जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको एज ए फॉर्म ऑफ नोट्स अपने लिख सकते। ठीक है, चलिए। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा याद हो जाएगा सबको, अल्फा गामा डेल्टा। तो देखो 910 पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, फिर 1400 पे हो रहा था, फिर 1538 तक डेल्टा था। तो ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा, ये हमारा अल्फा आयरन होगा भाई। अल्फा के ऊपर था गामा आयरन, और ये जो एरिया है यहां पर आपको देखने को मिलेगा डेल्टा आयरन। कैसा आयरन? डेल्टा आयरन। समझ में आई बात? इतना पता चल गया, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, और यहां पर ऊपर भरा पड़ा है पूरा का पूरा लिक्विड, ऊपर भरा पड़ा है पूरा का पूरा लिक्विड, ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड है। ऊपर क्या है? पूरा का पूरा लिक्विड। अब देखो इस क्षेत्र को देखिएगा, ये वाला जो एरिया है इसके दोनों तरफ क्या है? एक तो है डेल्टा और एक है लिक्विड। ये वाला जो है, ये कौन सी दो लाइन से मिलकर बना है? एक तो डेल्टा वाली लाइन से मिलकर बना है, और एक लिक्विड वाली लाइन से मिलकर बना है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में, ये जो मैं पीले कलर का आपको शो कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या नजर आएगा वो आपको देखना है। क्या बात समझ में आ रही है? इस पर्टिकुलर एरिया में क्या नजर आएगा? इस पर्टिकुलर एरिया में नजर आएगा जो इसके दोनों तरफ है, एक तरफ तो हमारी लिक्विड लाइन, एक तरफ है हमारी डेल्टा लाइन। तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको डेल्टा प्लस लिक्विड देखने को मिलेगा। यहां पर आपको डेल्टा प्लस लिक्विड देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डेल्टा प्लस लिक्विड देखने को मिलेगा। नीचे आ जाते हैं थोड़ा। अगर मैं नीचे आ जाता हूं, तो नीचे अगर मैं इसको देखूं,
तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के दोनों तरफ कौन सी लाइन है सर? इस एरिया के एक तरफ तो ये डेल्टा वाली लाइन है और एक नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन जो है, हाइड हो रहा हूं मैं, ये वाली जो लाइन है ये गामा की लाइन। किसकी लाइन है? गामा की। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले क्षेत्र में इस तरफ क्या है आपका, एक तरफ तो है डेल्टा और इस तरफ क्या है, ये आपका गामा है। तो इस वाले रीजन में आपको डेल्टा प्लस गामा देखने को मिलेगा, है ना। इस वाले रीजन में आपको डेल्टा प्लस गामा देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको डेल्टा प्लस गामा देखने को मिलेगा। कैसे पता चल रहा है? दोनों तरफ जो लाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। दोनों तरफ जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर एरिया की, इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरफ एक लाइन है जो कि डेल्टा को रिप्रेजेंट करी है। ये वाली जो पूरी लाइन है, ये जो रेड कलर की जो पूरी लाइन है, ये गामा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस वाले एरिया में डेल्टा प्लस गामा आपको देखने को मिलेगा। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले एरिया में एक तरफ तो ये है गामा और एक तरफ है हमारा लिक्विड। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं, इस वाले एरिया में दोनों तरफ कौन कौन सी लाइन है? एक तरफ तो गामा की लाइन है और एक तरफ हमारी लिक्विड की लाइन है। इस वाले एरिया में एक तो है हमारी गामा की लाइन और एक हमारी लिक्विड की लाइन। तो इस एरिया में क्या मिलेगा? गामा प्लस लिक्विड मिल जाएगा। समझ में आया बात? गामा प्लस लिक्विड मिल जाएगा। और 6.67% वाला जो आपका ये आयरन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं Fe3C, या फिर हम कह देते हैं इसको सीमेंटाइट। तो अगर हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, देखिएगा इस वाले एरिया की, ये वाला एरिया है बाउंडेड बाय द 6.67% लाइन, और ये ऊपर वाली जो लाइन है वो है लिक्विड की लाइन। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? Fe3C प्लस लिक्विड मिलेगा, लिक्विड प्लस Fe3C मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? बोलिए। हाँ जी, आ गई। अब मैं इस वाले एरिया की बात करता हूं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है ये किससे बाउंडेड है, कोई बता सकता है? ये वाला जो एरिया है, एक तरफ राइट साइड देखो, एक तरफ लेफ्ट साइड में देखो। ये वाला जो एरिया है राइट साइड में अगर हम देखें तो राइट साइड में तो Fe3C है और लेफ्ट साइड में अपने गामा है। तो इस एरिया में अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो इस तरफ तो हमारा गामा है, क्योंकि ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, और इस तरफ क्या है? Fe3C है। तो ये क्या हो जाएगा? गामा प्लस Fe3C। ये क्या हो जाएगा? गामा प्लस Fe3C। ठीक है। अब इस एरिया की बात करता हूं मैं, धीरे धीरे एरिया कवर करते जा रहा हूं। देखो आपको अब आइडिया होने लग गया होगा हल्का फुल्का। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इस एरिया के एक तरफ क्या है? इस एरिया के ऊपर की तरफ है गामा, और नीचे ये वाली लाइन क्या है? अल्फा है, और ये वाली लाइन क्या है? गामा है। तो यहां पर आपको अल्फा प्लस गामा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा देखने को मिलेगा। दोनों तरफ क्या है उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। समझ में आ रही है चीजें? हम्म हम्म बढ़े आगे, चलिए ठीक है। अब इसमें कुछ अलग अलग एरियाज होते हैं। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं, 0.8% से लेके 2% तक की अगर मैं बात करूं,
इस वाले की, तो यहां पर मुझे स्टील देखने को मिलता है, 2% तक स्टील होता है, 2% तक स्टील होता है, 0.8% पर हमारा यूटेक्टोइड स्टील होता है, 0.8 से कम, 0.8 से ज्यादा, एक हाइपर और एक हाइपो हो जाएगा। तो 0.8% पर इस पॉइंट को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज योर यूटेक्टिक पॉइंट। तो यहां पर हमें मिलता है यूटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड पॉइंट होगा, सॉरी, यूटेक्टिक तो कास्ट आयरन होता है, यूटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड स्टील। और 0.1% से कम में इधर वाले एरिया में, और 0.8 से 0.2 वाले एरिया में, एक में मिलेगा आपको हाइपो, एक में मिलेगा आपको हाइपर। तो इसके नाम कैसे शो कर देता हूँ, मान लीजिए ये स्टार शो कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पर मैं हैज शो कर देता हूँ। तो जो मेरा स्टार होगा, इट विल बी अवर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, और जो मेरा हैज है ये है मेरा हो जाएगा हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। क्लियर है? हाइपो और हाइपर, हाइपो और हाइपर, हाइपो यूटेक्टो स्टील हाइपर कहां पर मिल रहा है, 727 डिग्री सेल्सियस पर मिल रहा है। तो यूटेक्टिक और यूटेक्टोइड पॉइंट जो होते हैं इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टील में यूटेक्टोइड आएगा और कास्ट आयरन में यूटेक्टिक आएगा, सी से कास्ट आयरन, यूटेक्टिक सी लास्ट में उसके सी आ रहा है। तो उससे आप याद रख सकते हो कि यूटेक्टोइड स्टील एट 0.8% और जो टेम्परेचर होगा इट विल बी एट 727 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, 727 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इसके आगे होता है अपना कास्ट आयरन, देखते हैं कास्ट आयरन को भी। तो यहां से 4.3 तक और 4.3 से आगे, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और एक हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो ये हो जाएगा मेरा हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और ये हो जाएगा मेरा हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। और 4.3% और 1150 डिग्री सेल्सियस पर जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। और यहां मिलेगा हमें यूटेक्टिक कास्ट आयरन, उसके ऊपर लिक्विड, नीचे गामा प्लस Fe3C। समझ में आया? बस और कुछ नहीं है। अगर आप एनपीटीईएल को फॉलो करते हो तो उस पर कुछ अलग वैल्यूज गिवन होगी। जैसे अगर मैं एनपीटीईएल का रेफरेंस लूं तो वहां पर जो ये 1147 लिखा है, ये आपको 1150 मिलेगा। और ये टेम्परेचर भी थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे, ये मिलेगा आपको 1410 डिग्री सेल्सियस, और ये आपको मिलेगा 1493 डिग्री सेल्सियस, और ये मिलेगा अपने को 1535 डिग्री सेल्सियस, और ये मिलेगा अपने को 2.8। तो ये जो पीले कलर वाले जो रेफरेंस है, ये एनपीटीईएल वाले रेफरेंस। हालांकि ना याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली इन रेफरेंसेस से आपका काम चल जाएगा।
सो दिस इज योर आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम, काफी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग यहाँ पर आपको टेम्परेचर लाइंस भी देखने को मिलती है। आराम से देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। कोई भी डाउट आता है प्रत्येक पॉइंट को देखिए, देन यू कैन लेट मी नो। ठीक है साहब, बढ़े आगे। अब A1 A2 A3 ACM आपको पता होना चाहिए। नीचे से शुरू होंगे, A1 A2 A3 और ACM। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाली जो लाइन होगी इसको मैं A1 से रिप्रेजेंट करूंगा, ये वाली लाइन होगी इसको A2 से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये वाली लाइन को मैं A3 से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये वाली जो लाइन होगी इसको मैं ACM से रिप्रेजेंट करूंगा। चार लाइन है, चार आपको ये याद रखनी है। A1 A2, एक सेकेंड, फेज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन ना, A2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है जी। A2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, या तो इससे करते हैं, इसको यहाँ शो कर देते हैं A2। यही दिक्कत है, 768 वाला। ठीक है, A1 A2 A3 और A4। A1 727, A2 फास्ट आपका मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन 768, A3 आपका 910 डिग्री सेल्सियस वाला जो आपके यूटेक्टिक स्टील वाला है ना, और वो ACM आपका इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड। मेरे यहाँ से लेफ्ट दिख रहा है, आपको राइट साइड दिख रहा है। डन, कोई समस्या, कोई परेशानी? मेरे को भी राइट ही दिख रहा है, मेरा हाथ आपको लेफ्ट दिख रहा है। बढ़े आगे। ये जितने भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा है सब मैं लिख पाऊंगा, और जो इनवेरिएंट रिएक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद जो भी आपके A1 A2 A3 है इसके बारे में भी आपको मैं लिखवा दूंगा। तो बाकी समझने वाली चीजें आपकी सारी हो चुकी है। अब कोई इंपॉर्टेंट जो फेजेस है उनकी हमें सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी। चलिए लिखते हैं एक एक करके, टॉपिक डालेंगे सभी, डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट फेजेस। तो सबसे पहला आता है हमारा अल्फा, सॉरी अल्फा फेराइट गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा फेराइट, गामा ऑस्टेनाइट और डेल्टा फेराइट, और Fe3C सीमेंटाइट हो जाता है। अल्फा को हम बोलते हैं फेराइट, अल्फा फेराइट, गामा ऑस्टेनाइट एंड डेल्टा भी आपका फेराइट ही होता है, फेराइटिक स्ट्रक्चर, और ये होता है Fe3C हमारा सीमेंटाइट। अल्फा फेराइट, गामा ऑस्टेनाइट और डेल्टा फेराइट, और ये आपका Fe3 सीमेंटाइट। एक एक करके डील करते हैं सबको। तो जो सबसे पहला है इसको हम ले लेते हैं, ऊपर से लेके चलते हैं, डेल्टा फेराइट से। जो हमने पढ़ा है वही लिखना है। डेल्टा फेराइट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं देखिए। डेल्टा फेराइट के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारे आयरन कार्बन डायग्राम का नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर का आयरन होता है, जिसमें BCC होता है और कार्बन होता है, बस। इसके बारे में लिख लीजिए। डेल्टा फेराइट, ये सॉल्यूशन आपको मैंने नहीं करवाना, सॉल्यूशन इज नॉट इज एन इंटरेस्ट, is an interstitial
solution of delta iron and carbon है ना, carbon and delta iron. Delta iron is a pure form of iron, pure form of iron having BCC structure, BCC structure, and now average number of atoms too with non-magnetic characteristics. Having a number of atoms too and residue and with non-magnetic characteristics. With non-magnetic characteristics. सेम डेफिनेशन अपने चिपकाएंगे, देखना थोड़ी देर देखो, सेम डेफिनेशन चिपकाएंगे अपने, ठीक है। सेम डेफिनेशन देखना, डेल्टा से यहाँ ये डेल्टा हटा दो, ये डेल्टा हटा दो, ये डेल्टा हटा दो, ये डेल्टा हटा दो, ये हटा दो, गामा आ जाएगा ना, नंबर ऑफ एटम्स अलग हो जाएंगे। तो जो सेकंड नंबर है वो है हमारा गामा ऑस्टेनाइट, गामा ऑस्टेनाइट। तो इसमें ऐसे लिखेंगे गामा ऑस्टेनाइट is an interstitial solution of carbon in gamma iron. Carbon and gamma iron. Gamma iron is a pure form of iron which has FCC structure and having number of atoms equal to FCC होता है तो 6 फेज पे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको लिख लीजिए गामा ऑस्टेनाइट। ठीक उसी तरीके से अल्फा फेराइट हो जाएगा, लेकिन अल्फा फेराइट में है ना आपके मैग्नेटिक भी है नॉन मैग्नेटिक भी, तो उसका ध्यान रखिएगा। बढ़िया है।
चलो तीसरा लिखते हैं अब अपने अल्फा फेराइट। तो राइट डाउन अल्फा फेराइट is an interstitial solution of carbon in alpha iron is a pure form of iron which has BCC in structure, having number of atoms to with magnetic characteristics up to 768 degrees Celsius while heating। कूलिंग नहीं हीटिंग, कूलिंग में तो फिर वो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो ये हो जाएगा अपना अल्फा फेराइट। क्लियर है सबको? बढ़े आगे। Fe3C तो कुछ नहीं, ये तो कंपाउंड हो जाएगा आयरन और कार्बन का, जिसमें आपका कार्बन परसेंटेज 6.67। फोर्थ है हमारा Fe3C और जिसे हम क्या कहते हैं, सीमेंटाइट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे भाई? सिंपल है, Fe3C इज एन, अब सॉल्यूशन नहीं आएगा, कंपाउंड आएगा, interstitial compound of iron and carbon having carbon percentage of 6.67। ठीक है साहब, चलिए ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंट इनवेरिएंट रिएक्शन, जो कि आपको याद रखनी है। 3 रिएक्शंस आपको याद रखनी है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन और यूटेक्टोइड रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और याद रखना बिल्कुल आसान है, अभी सिखा देंगे आपको, देखिएगा। इसका टेम्परेचर और क्या मिलता है आपको हीटिंग के दौरान, ये आपको पता होना चाहिए। कूलिंग के दौरान, हीटिंग के दौरान, जो भी है, दोनों डायरेक्शन में आपको पता होना चाहिए। पहली रिएक्शन होती है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शन सबसे ऊपर होती है, ठीक है। कहां पर होती है? 1492 डिग्री सेल्सियस पर। और कार्बन परसेंटेज कितना होता है? 0.18
परसेंट कार्बन यहाँ पर होती है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर आप देखिएगा 0.18% कार्बन, ये 0.1 0.55 है, 0.18% कार्बन और 1492 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा प्लस लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, गामा। यहाँ ऊपर क्या है, इस लाइन के ऊपर क्या है भाई, इस लाइन के ऊपर है डेल्टा प्लस लिक्विड है और लाइन के नीचे क्या है, गामा है। यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अपॉन कूलिंग, अपॉन कूलिंग लिखूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर है डेल्टा प्लस लिक्विड है, यानी हमारे पास एक तरीके का सॉलिड है प्लस एक तरीके का हमारा लिक्विड है। तो अगर मैं इसको ठंडा करूं और या इसको मैं गर्म करूं, दोनों तरफ रिएक्शंस हो सकती है। अगर मैं इसको ठंडा करता हूं then what will happen, it will be converted into the gamma, ये अलग टाइप के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस विल बी द सॉलिड नंबर। क्या बात समझ में आई, ये सॉलिड नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी जो रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन, कास्ट आयरन वाली। तो ऊपर होता है इसमें लिक्विड और नीचे होता है हमारा गामा प्लस Fe3C। तो अगर हम यूटेक्टिक पॉइंट की बात करें, यूटेक्टिक पॉइंट 1150 डिग्री सेल्सियस पर मिल रहा है। यूटेक्टिक पॉइंट ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड है और नीचे क्या है हमारा, गामा प्लस Fe3C है। ऊपर लिक्विड है और नीचे दो अलग अलग टाइप के सॉलिड है, 4.3% कार्बन पर और 1150 या फिर 1147 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये है हमारा 1147 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4.3% कार्बन। ऊपर की तरफ है हमारा लिक्विड और एल लिख लेते हैं, ठंडा करने पर और गर्म करने पर दोनों डायरेक्शन में रिएक्शंस होती है। ठंडा भी किया जा सकता है, गर्म भी किया जा सकता है, या तो इसको ऐसे लिखो। इसको ठंडा करने पर लिख दो। तो यहां पर जब हम लिक्विड को ठंडा करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गामा प्लस Fe3C। तो यहां पर जो लिक्विड होगा ये अलग सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H2 गामा H2 है ना, और Fe3 ये अलग तीसरे टाइप का आपका ये सॉलिड। क्या ये बात समझ में आई? एक चीज और आप इसमें याद रख सकते हो कि ये जो गामा प्लस Fe3 जो C होता है, इसका एक नाम होता है, लेडेबुराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडेबुराइट, लेडेबुराइट बोल दो। लेडेब्यूराइट, गामा प्लस Fe3, लेडेबुराइट। डन। चलो तीसरी जो रिएक्शन होती है उसे हम यूटेक्टोइड रिएक्शन बोलते हैं। ये स्टील वाली रिएक्शन है 727 डिग्री सेल्सियस पर। सात सौ सत्ताईस डिग्री सेल्सियस पर होता है ये, और कार्बन परसेंटेज होता है 0.8% का। इस रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, because it is unstable, because it is unstable, due to instability। क्या रहता है इसमें, ऊपर तो होता है गामा
और नीचे क्या होता है, अल्फा प्लस Fe3C। ऊपर तो है गामा, ये है गामा, और यहाँ नीचे क्या है, नीचे ये है अल्फा, उधर Fe3C। अरे इसके यहाँ क्या मिलेगा भाई, यहाँ मिलेगा, इस तरफ कौन सी लाइन है, इस तरफ अल्फा वाली लाइन है, ठेठ एकदम अपने राइट साइड में जाएंगे, एकदम एक्सट्रीम, जैसे कहते हैं ना ठेठ लैंग्वेज, ठेठ राइट साइड में जाएंगे तो एक्सट्रीम पर अपने को Fe3C मिल रहा है। तो नीचे अल्फा प्लस Fe3C, ऊपर तो है गामा, ऊपर है गामा, और गामा को अगर हम ठंडा करें, ये ठंडा गर्म नीचे दिखा देता हूँ, ये ठंडा, ये गर्म, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकती है। तो ये ऊपर तो है अपने गामा, और इधर मिल रहा है अपने को अल्फा प्लस Fe3C। गामा भी अपना सॉलिड है, गामा कौन सा टाइप का सॉलिड है, अपना S2 टाइप का सॉलिड है, और अल्फा अपना नया आया है, और Fe3C को हमने S3 से रिप्रेजेंट किया, तो ये S3 हो गया। यहां पर भी जो आपका अल्फा प्लस Fe3C का जो मिक्सचर होता है ना, इसका हम एक नाम देते हैं, इस मिक्सचर को हम कहते हैं पियर लाइट। क्या कहते हैं, पियर लाइट कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज नोन एज योर पियर लाइट। देखो समझ में आ रहा है सबको, बोलो हाँ ना। बढ़े आगे। अब आप कहोगे सर ये अल्फा में इतना परसेंट कार्बन, गामा में इतना परसेंट कार्बन होता है, भैया ये इनकी लिमिट है। जिस कार्बन परसेंटेज में वो स्टेबल होते हैं वो हमने उसको दिखाया है। तो आयरन कार्बन डायग्राम एक तरीके का इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। टीटीटी कर्व नॉन इक्विलिब्रियम होता है, आयरन कार्बन जो डायग्राम होता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को शो करता है। और जबकि अगर हम टीटीटी डायग्राम की बात करें, ये नॉन इक्विलिब्रियम होता है। कई बार पेपर में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ये क्यों आपका अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के कारण ही तो पियर लाइट में आपका कन्वर्ट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स हम कह सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, गामा ऑस्टेनाइट पियर लाइट में कन्वर्ट हो जाता है एट 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिख लीजिए। Austenite when cooled to a temperature below 727 degrees Celsius becomes unstable and hence what will happen, it decomposes into pure light। ये pure light में decomposition कंपोज होता है। This is due to why? This decomposition is due to gamma is in FCC structure, तो FCC कभी भी स्टेबल होता नहीं।
आयरन कहता है मेरे को तो चाहिए भाई बीसीसी। टू बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब हम बात करते हैं सोल्युबिलिटीज ऑफ कार्बन इन वेरियस फेजेस। बस होने ही वाला है। रूम टेम्परेचर पर आयरन में कार्बन परसेंटेज की जो स्टेबल सोल्युबिलिटी है जिसपे वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है वो अलग होता है, ऐसे हम देखने वाले। तो कार्बन सोल्युबिलिटी इन डेल्टा फेराइट, सबसे ऊपर देखेंगे, अगर डायग्राम बनाया है तो देख के बताओ उसमें कितना कार्बन परसेंटेज रह सकता है। दूसरा, कार्बन सोल्युबिलिटी इन डेल्टा के बाद आता है नीचे गामा ऑस्टेट, कितनी होगी बताओ। उसके बाद नीचे फिर अल्फा फेराइट आता है। कार्बन सोल्युबिलिटी इन अल्फा फेराइट, फिर आता है रूम टेम्परेचर पर कार्बन सोल्युबिलिटी इन अल्फा फेराइट एट रूम टेम्परेचर, नीचे तक आ रहा है ना 0.008, एंड कार्बन सोल्युबिलिटी इन सीमेंटाइट। तो अगर आप डायग्राम देखोगे इसको ध्यान से, तो डेल्टा फेराइट की अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो डेल्टा डेल्टा है, ये रहा डेल्टा। डेल्टा पे मैक्सिमम कार्बन आपको कितना देखने को मिल रहा है 0.1। गामा में कितना देखने को मिल रहा है 2% या फिर 2.1। और फिर अल्फा में कितना देखने को मिल रहा है 0.025। अल्फा में रूम टेम्परेचर पर कितना देखने को मिल रहा है 0.008। और आपका ये 6.67 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0.1% कार्बन। गामा ऑस्टेनाइट आगे तक जा रहा है ना, तो वो 2% कार्बन हो जाएगा। मेरे को भी आंखें बंद करके याद करना पड़ता है। अल्फा फेराइट के दो है, वो 0.025 हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पर ये 0.008 हो जाएगा। और सीमेंटाइट में ये 6.67%। प्लीज इन कार्बन सोल्युबिलिटी को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है। अब आपने कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह नाम सुने होंगे ना, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में पढ़े जाएंगे। अपर क्रिटिकल, लोअर क्रिटिकल। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक मिनट
देखो जो क्रिटिकल टेम्परेचर लाइंस होती है ना, उनकी डेफिनेशंस वगैरह होती है, वो अपने यहाँ पे लिख, ठीक है, A1 A2 A3, और आपका जो ACM जो लाइन थी उसके बारे में अपने लिख, A1 लोअर क्रिटिकल हो जाएगा, A2 आपका क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा, A3 अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 910 वाला, और ACM वाला हो जाएगा अपना, तो इसको लिख, चलिए। So write down the some critical temperature lines and their significance. Some critical temperature lines and their significance. चलिए, तो पहला देखते हैं अपने A1। A1 जो लाइन होती है ये 727 डिग्री सेल्सियस पर होती है, 768 के नीचे। इसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो A1 लाइन इज नोन एज, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको हीट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, नॉन एज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। दिस लाइन सिग्निफाइज, दिस लाइन signifies the transformation of perlite into austenite on heating into austenite upon heating of eutectoid steels, ठीक है। दूसरी लाइन है हमारी A2, 768 से अपने उस तरफ आ जाता है ऊपर की तरफ, 768 डिग्री सेल्सियस, ये क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। सो A2 line is known as Curie point temperature line, Curie point टेम्परेचर कितना होता है, 768 डिग्री सेल्सियस लाइन। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये आपको बताता है कि आपका जो आयरन होता है वो कहाँ तक मैग्नेटिक और कहाँ तक 910 तक, 768 से ऊपर 9 अपने कितने जो 910 1400 नॉन मैग्नेटिक रहता है, तो उसका मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक किस टेम्परेचर पर चेंज होता है वो आपको बताता है। तो इट सिग्निफाइज द मैग्नेटिक टू नॉन मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन in iron carbon system of alloys during, मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक कब बनता है, जब हीटिंग होती है, ड्यूरिंग हीटिंग। कार्बन परसेंटेज का इस पे कोई लेना देना नहीं है,
अपने जब प्योर कार्बन डायग्राम देखा था तब भी वो 768 डिग्री सेल्सियस पर ही था। कार्बन मिक्स कर देंगे तो भी 768 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, दैट कार्बन कंटेंट हैज नो इफेक्ट ऑन नो इफेक्ट ऑन Curie point temperature on Curie point temperature. डन। फिर आएगा A3 अल्फा वाला, उसको लिख लेते हैं। A3 910 डिग्री सेल्सियस पर, थर्ड लाइन। ये क्या सिग्निफाइज करती है? ये अल्फा प्लस डेल्टा को गर्म करने पर गामा बनाती है। अल्फा प्लस गामा को गर्म करने पर गामा बनाती है। अपर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर अल्फा प्लस गामा, हाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा फेराइट है ना, अल्फा फेराइट 910 से ऊपर जाने पर गामा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो रहा है। अल्फा फेराइट 910 से ऊपर जाने पर गामा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो रहा है। इसको लिख लो एक बार, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, है ना। हाँ जी, तो 910 के ऊपर, अरे कहाँ गई? एक सेकंड, मिनट, वो जगह नहीं है ना। ये A3 और ये 1147 वाला ACM, ठीक है चलो इसमें लिख दूंगा। वैसे तो भी अगर आप रिवाइज करोगे तो चीज याद हो जाएगी ना। ऐसे मान लो जो कुछ डायग्राम अगर मान लो आपको चीजें क्लियर नहीं होती है तो इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। A3 alpha will be converted into your gamma austenite. Alpha ferrite will be converted into gamma austenite. Crystal structure will be also changed. A3 910 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन को हम कहते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर अभी हमने डिस्कस किया था 727 डिग्री सेल्सियस, और अपर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर आपका 910 डिग्री सेल्सियस, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर आपका 768 डिग्री सेल्सियस। A3 के बारे में लिखेंगे, A3 लाइन इज नोन एज, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं कह रहा मैं, अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल बोल रहा हूँ। A3 लाइन इज नोन एज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन इन हाइपो यूटेक्टोइड स्टील्स, ठीक है। Alpha ferrite will be converted into gamma austenite upon heating. हाइपर यूटेक्टोइड भी तो बन सकता है इसमें। हाइपर यूटेक्टोइड भी बन सकता है, हाइपो और हाइपर। बट उसको हम हाइपर नहीं लिखेंगे, उसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, this line signifies that conversion of transformation of gamma austenite from alpha ferrite upon heating of hypoeutectoid steels.
This line signifies the transformation of this line. कुल मिला के आयरन कार्बाइड डायग्राम अगर आपको याद है तो सारा आप लिख सकते हो. Signifies the transformation of ferrite into austenite upon heating of hypoeutectoid steel. Hypoeutectoid steels. Steel. अलग अलग परसेंटेज. चौथा है अपना ACM. तो जैसे A3 अपना हाइपो के लिए था तो ACM अपने हाइपर के लिए हो जाएगा. बाकी सेम चीजें हैं, बाकी सेम डेफिनेशन. ACM लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो वैसे. इज नोन एज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन. क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन क्यों करें? क्योंकि इसमें क्रिटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, इसलिए इसको क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन बोलते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन फॉर hypereutectoid steels. This line signifies the transformation of उसके नीचे क्या है? सीमेंटाइट. उसके नीचे गामा प्लस Fe3C. ये सीमेंटाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है? इसको गर्म करने पर सीमेंटाइट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो रहा है, गामा ऑस्टेनाइट. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीमेंटाइट into austenite upon heating of hypereutectoid steels. Done. तो मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन तीनों यूटेक्टोइड पॉइंट पर ही है. एक तो यूटेक्टोइड पॉइंट पर ही हो जाएगी A3 727. फिर एक अपने हाइपो के लिए हो जाएगी, हाइपर के लिए हो जाएगी. हाइपो के लिए 910 डिग्री सेल्सियस वाली हो जाएगी और हाइपर के लिए अपना ACM हो जाएगी और एक 768 डिग्री सेल्सियस बच जाएगी. तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो आयरन कार्बाइड डायग्राम होता है इसकी आपको स्टडी करनी है. हालांकि मैंने इसमें आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बिल्कुल भी नहीं समझा है, वो अलग से सेशन होता है जिसमें हम डिफरेंट एलोइंग एलिमेंट्स का जो फेज किस तरीके से चेंज होता है उसको हम देखते हैं. उसका भी हम टाइम और टेम्परेचर और जो परसेंटेज जो एलोइंग एलिमेंट होते हैं उनके बेसिस पर वो डायग्राम ड्रॉ होते हैं. बट दैट इज नॉट इन अवर करिकुलम ऑफ दिस सेशन राइट नाउ. तो इतनी चीजें आपको कम से कम पता होनी चाहिए इनके बारे में. तो इस सेशन को देखने के बाद एक बार प्लीज आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा. अगर आपको कुछ न्यू चीज मिलती है इन नोट्स में इंक्लूड करने के लिए, आप वो न्यू चीज इन नोट्स में बेझिझक इंक्लूड कर लीजिएगा. ठीक है. सेशन को 2 बार देखिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए. और सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं. सी इन द नेक्स्ट सेशन गाइस. बाय बाय. टेक केयर. लव यू ऑल. जय हिंद. जय भारत.